नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। शुरू हुआ मानसून सत्र, 4 अगस्त को पेश होगा अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज 1 अगस्त को शुरू हुआ है। सत्र के पहले दिन स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन को संबोधित किया। सदन को संबोधित करते हुए स्पीकर ने बताया कि सत्र 1 से 7 अगस्त तक आहूत है, जिसमें कुल 5 कार्य दिवस होंगे। 4 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। स्पीकर ने दिशोमगुरु शिबू सोरेन के बीते करीब 1 माह से अस्वस्थ होने का जिक्र किया है, साथ ही उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन का इस राज्य के प्रति भूमिका और योगदान किसी से छुपा हुआ नहीं है। मानसून सत्र के पहले दिवंगत हुई कई प्रतिष्ठित हस्तियों और आम नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही सभा की कार्रवाई 4 अगस्त सोमवार दोपहर 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात, खाते में आने लगे 2500 रुपए। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आने लगे हैं। कल गुरुवार को राजधानी रांची की अधिकांश लाभुक महिलाओं को योजना के तहत 2500 रुपए मिले। योजना की राशि लाभुक महिलाओं को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही सभी लाभुकों के खाते में योजना की राशि पहुंच जाएगी। मालूम हो, इससे पूर्व 10 जुलाई को लाभुक महिलाओं के खाते में योजना की राशि 2500 रुपए भेजे गए थे। ऐसे में ही एक ही महीने जुलाई में महिलाओं को दोहरी सौगात मिल गई है। 10 जुलाई को मई की राशि भेजे गए थे, जबकि कल 31 जुलाई को जून माह की राशि महिलाओं के खाते में पहुंचे हैं। मालूम हो, मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका लाभ 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को ही मिलता है। इस योजना के तहत हर माह लाभुक महिलाओं को 2500 रुपए की राशि दी जाती है। योजना की शुरुआत में यह राशि केवल 1000 रुपए थी, लेकिन विधानसभा चुनाव 2025 से पूर्व इस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया। गुमला में स्कॉर्पियो पेड़ से टकराई, 5 जख्मी। पूजा करने लोहरदगा जा रहे थे सभी, तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। गुमला लोहरदगा रोड स्थित चंदाली के पास शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई है। इसके बाद गाड़ी सड़क पर पलट गई। हादसे में 5 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं दुर्घटना में वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना पर गुमला थाना पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया। स्कॉर्पियो में सवार युवक लोहरदगा जिले के सेना गांव पूजा करने जा रहा था। दरअसल सेना गांव में जमीन से शिवलिंग निकलने की सूचना के बाद वहां से लोगों की भीड़ उमड़ रही है। घायलों में गुमला के खोरा निवासी प्रकाश साहू, उदय साहू, हरिशंकर साहू, राजन गोप और लांजी निवासी आकाश साहू शामिल हैं। आकाश साहू वाहन चला रहा था, वह वाहन का मालिक भी है। घायल उदय साहू के सिर में गंभीर चोट लगी है। उसकी स्थिति नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने उसे रिम्स रेफर कर दिया है। अन्य 4 घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। हाथियों के झुंड ने युवक को पटक कर मार डाला। लातेहार में झोपड़ी को तोड़ा, युवक भागा तो सूंड से लपेटकर दूर फेंका। लातेहार में शुक्रवार की सुबह जंगली हाथियों का उत्पात देखा गया। हरेहंज थाना क्षेत्र के तासू गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने एक युवक की जान ले ली है। हाथियों ने युवक को पटक कर मार डाला है। इसके बाद हाथी जंगल में चले गए। मृतक की पहचान तासू गांव के 40 वर्षीय विनय भुइया के रूप में की गई है। मृतक की पत्नी ननकी देवी ने बताया कि उन्हें सरकारी आवास मिला था। वे सड़क किनारे घर का निर्माण कर रहे थे। पत्नी के अनुसार घर के बगल में एक झोपड़ी बनाई थी, उसमें विनय सो रहे थे। इसी दौरान 12-13 जंगली हाथियों का झुंड वहां पहुंचा। हाथियों ने झोपड़ी को तोड़कर विनय को सूंड से लपेटकर कुछ दूरी तक फेंक दिया। इस हमले में उनकी कमर टूट गई। घायल विनय को इलाज के लिए सदर अस्पताल लातेहार लाया गया। वहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही रेंजर नंद कुमार महतो घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मृतक की पत्नी को तत्काल 40,000 रुपए की सहायता राशि दी है। आवेदन देने के बाद 60,000 रुपए की सहायता राशि और दी जाएगी। कोडरमा घाटी में टाइल्स लदा ट्रक पलटा, ड्राइवर की मौत। हादसे के बाद रांची पटना मुख्य मार्ग पर लगा लंबा जाम। बिहार शरीफ जाते वक्त हुआ हादसा। कोडरमा के रांची पटना मुख्य मार्ग पर स्थित कोडरमा घाटी के 9 माइल के पास शुक्रवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। टाइल्स से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक ट्रक के नीचे दब गया और उसकी मौत हो गई। वहीं ट्रक के सड़क पर पलटने से रांची पटना मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और कई लोग जाम में फंस गए। ट्रक राजस्थान से टाइल्स लोड करके बिहार शरीफ जा रहा था। कोडरमा घाटी के 9 माइल के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना के कारण ट्रक में लदे सभी टाइल्स सड़क पर बिखर गए। कोडरमा घाटी की सड़कें अत्यधिक घुमावदार हैं, जिसके कारण यहां अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं। नक्सलियों द्वारा छिपाए गए विस्फोटक बरामद, मौके पर सभी को किया गया नष्ट। सरायकेला जिला पुलिस के संयुक्त अभियान में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया गया। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाए गए विस्फोटकों को नष्ट कर दिया है। दरअसल
जिला पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के उग्रवादियों द्वारा कुचाई थाना के दलबंगा ओपी अंतर्गत ग्राम मासीबेरा हिल एरिया के समीप पहाड़ी क्षेत्र में गोला बारूद छिपाकर रखा गया है। इस आलोक में चाईबासा पुलिस, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और एसएसबी के साथ सरायकेला खरसावां पुलिस की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। इसके बाद गुरुवार को कुचाई थाना के दलबंगा ओपी अंतर्गत ग्राम मासीबेरा हिल एरिया के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया गया है। 4 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट, तेज हवा के साथ वज्रपात की भी चेतावनी। प्रदेश में अब तक सामान्य से 50% ज्यादा हुई बारिश। झारखंड में फिलहाल बारिश होने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है और विभिन्न जिलों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही तेज हवा के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अब तक 760.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है, जबकि इस अवधि में झारखंड में सामान्य बारिश 508.2 मिलीमीटर ही होती है। राज्य में अब तक सामान्य से 50% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। इधर आज देर शाम तक देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जमताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और उत्तरी पूर्वी हिस्सों के कुछ जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा के साथ वज्रपात की भी संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। 2, 3 और 4 अगस्त को राज्य में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। साथ ही गर्जन और तेज हवा के साथ वज्रपात की संभावना है। हवा की 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। 3 अगस्त को रांची के 7 केंद्रों पर सीएपीएफ परीक्षा, मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही मिलेगा प्रवेश। यूपीएससी द्वारा आयोजित सीएपीएफ परीक्षा आगामी 3 अगस्त 2025 को पूरे देश भर में आयोजित की जाएगी। रांची में इस परीक्षा के लिए 7 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां 2 पाली में अभ्यर्थी अपनी परीक्षा देंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र ने परीक्षा की तैयारी को लेकर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और निर्देश दिया कि सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए पीने का पानी, शौचालय, बैठने की समुचित व्यवस्था सहित सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका को कड़ी निगरानी में परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। झारखंड में पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा का रिजल्ट जारी, कई जिलों में सफलता दर कम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया गया। परीक्षा में कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए अलग अलग मूल्यांकन किया गया था। यह परीक्षा उन पारा शिक्षकों के लिए आयोजित हुई थी जो जेटेट में सफल नहीं हो सके थे। इस श्रेणी में कुल 9,677 शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिनमें से 9,449 परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से केवल 4,910 शिक्षक ही सफल घोषित किए गए हैं। इस प्रकार सफलता दर महज 51.96% रही। यह आंकड़ा पारा शिक्षकों की वर्तमान शैक्षणिक तैयारी पर सवाल खड़ा करता है। कक्षा 6 से 8 के लिए 1,313 आवेदन आए थे और 1,270 शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 814 शिक्षकों ने सफलता पाई है। इस वर्ग की सफलता दर 64.09% रही, जो प्राथमिक वर्ग की तुलना में बेहतर है। परीक्षा में सफल शिक्षकों को सरकार की ओर से 10% मानदेय वृद्धि प्रदान की जाएगी। यह उन शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है जो शिक्षण कार्य में निरंतर सक्रिय है। 20 साल की सेवा पूरी करने वाले आईआरबी जवान हो जाएंगे रिटायर्ड। मुख्यमंत्री के ध्यानार्थ गृह विभाग में पड़ी है संशोधन की फाइल। झारखंड में माओवादियों के खिलाफ अभियान के लिए 2005 में गठित इंडियन रिजर्व बटालियन के जवान इसी साल 2025 से रिटायर होने लगेंगे। इसका कारण आईआरबी नियमावली में निर्धारित सेवा शर्तें हैं, जिसमें 20 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर्ड अनिवार्य है। नियमावली संशोधन के लिए गठित कमेटी ने सेवानिवृत्त आयु सीमा को सामान्य सिपाही की तरह 60 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया है, जो सीएम हेमंत सोरेन के स्तर पर विचाराधीन और गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में लंबित है। आईआरबी नियमावली के अनुसार 20 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सिपाही रिटायर होंगे। हवलदार के लिए 2 वर्ष और दरोगा के लिए अतिरिक्त 2 वर्ष का सेवा विस्तार मिलता है। सावन में बेलपत्र तस्करी पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, बस से पकड़ी गई भारी मात्रा में ताजे बेलपत्र। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, जहां श्रद्धालु भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ तस्कर इसे धार्मिक आस्था को मुनाफे का जरिया बना रहे हैं। लेकिन इस बार वन विभाग की सतर्कता ने बेलपत्र तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। हजारीबाग के चौपारण में गौतम बुद्धा वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र से बेलपत्र लाद कर बंगाल ले जाई जा रही सिमरन नामक एक प्राइवेट बस को
वन विभाग की टीम ने धर दबोचा है। बस में भारी मात्रा में ताजा तोड़ा गया बेलपत्र मिला, जिसे सावन में बंगाल के मंदिरों और बाजारों में महंगे दाम पर बेचा जाना था। आपको बताते चले कि कोलकाता के बस स्टैंड के समीप बाबूघाट फूलमाला का बड़ा मंडी है, जहां इसकी बड़ी कारोबार है। इस कार्रवाई के पीछे गुप्त सूचना थी, जिस पर वनरक्षी कुलदीप कुमार और उनकी टीम ने रात में ही थाना चौपारण के पास नाकाबंदी कर बस को रोक लिया। मौके पर बेलपत्र तस्करों और बस कर्मियों ने वन विभाग की टीम से झड़प भी की, जिससे कुछ दैनिक कर्मी घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक 30,000 रुपए रिश्वत लेने की बात सामने आई है, जिससे इस तस्करी को अनदेखा किया जाए, लेकिन फिर भी गाड़ी पकड़ी गई और अब पूरे विभाग की साख दांव पर है। पीएम आवास, जिलों को जल्द मिलेगा एडमिन फंड। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और अबुआ आवास योजना के लिए जल्द ही एडमिन फंड जिलों को आवंटित किया जाएगा। जिलों के द्वारा प्रशासनिक फंड के आवंटन की मांग की गई थी, जिसके बाद ग्रामीण विकास विभाग ने अधिकारियों को अविलंब इस दिशा में कार्य करते हुए राष्ट्रीय डिमांड के अनुसार आवंटित करने का निर्देश दिया है। एडमिन फंड की कमी होने की वजह से पीएमयू के कर्मियों व अबुआ आवास योजना के कर्मियों का वेतन भी लटका हुआ है। स्टेशनरी इत्यादि की भी खरीद नहीं की जा रही है। अब ग्रामीण विकास विभाग आवंटन प्रारंभ कर रहा है। हजारीबाग में हाथियों का उत्पात, 3 प्रखंडों में फसलें बर्बाद, मकान किया क्षतिग्रस्त, ग्रामीण परेशान। हजारीबाग के टाटी झरिया, विष्णुगढ़ और परकट्टा प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों ने भारी तबाही मचाई है। जंगल से भटक कर आए हाथियों के 2 झुंड ने किसानों की फसलें रौंद डाला और कई घरों को नुकसान पहुंचाया। इन झुंडों में लगभग 25 हाथी शामिल थे। खेतों में खड़ी मकई, केला सहित अन्य फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। इससे किसान आर्थिक संकट में आ गए हैं। टाटी झरिया के मूरू मातू गांव में 7 हाथियों के एक झुंड ने परण महतो, लोकनाथ महतो, बद्री महतो समेत अन्य ग्रामीणों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। हाथियों ने केले के पेड़ उखाड़ दिए और मकई की बाली तक चबा गए। विष्णुगढ़ प्रखंड के महुआटांड गांव में हाथियों ने 3 घरों की 4 दीवारी गिरा दी। घरों में घुसकर रखा गया अनाज भी खा गए। ग्रामीणों के अनुसार रात के समय जब सभी लोग सो रहे थे, तभी अचानक हाथियों का झुंड गाँव में घुस आया। इससे अफरा तफरी मच गई। राज्य भर में अंचल अधिकारियों का भारी पैमाने पर तबादला। राज्य भर में बड़े पैमाने पर अंचल अधिकारियों का तबादला किया गया है। बता दें कि कुल 96 अंचल अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इसे लेकर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। स्वच्छता में राष्ट्रपति से सम्मानित जमशेदपुर में डेंगू से 2 महिलाओं की मौत, अब तक 21 मरीजों की पहचान। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में देश भर में साफ सफाई के लिए तीसरा स्थान पाने और राष्ट्रपति से सम्मानित होने वाले जमशेदपुर का छोटा गोविंदपुर क्षेत्र डेंगू का हॉट स्पॉट बन चुका है। दरअसल जमशेदपुर में डेंगू से अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। दोनों मृतक टेल्को क्षेत्र के छोटा गोविंदपुर की रहने वाली हैं। वहीं गुरुवार को 2 नए मरीज भी मिले हैं, जिनका इलाज जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में चल रहा है। दूसरी ओर जिले में अब तक कुल 162 डेंगू संदिग्धों की जांच जिला सर्विलांस विभाग के द्वारा की गई है, जिसमें 21 डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा छोटा गोविंदपुर के 13 मरीज शामिल हैं। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग और आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। छोटा गोविंदपुर इलाके की 2 महिलाओं की मौत से हालात और गंभीर हो गए हैं। दोनों मामलों में मरीजों की स्थिति अत्यधिक गंभीर थी और दोनों ने इलाज के क्रम में आईसीयू में दम तोड़ दिया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इन मौतों को डेंगू से हुई मौत के तौर पर अब तक नहीं लिया है, लेकिन दोनों ही मामलों में लक्षण और चिकित्सकीय जानकारी डेंगू की ओर इशारा कर रही है। जल जीवन मिशन में 5200 करोड़ का घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग में बोलीबाजी। सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सदन में उठाए गंभीर सवाल। झारखंड की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब गढ़वा से विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने जल जीवन मिशन में 5200 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री पर सदन में कई गंभीर मुद्दों को उठाने की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मौजूदा सरकार लोगों को उलझाने और मूल मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विकास के कार्यों के बजाय नाम बदलने और प्रतीकात्मक राजनीति में जुटी हुई है, जबकि मदर टेरेसा जैसे सामाजिक व्यक्तित्व का नाम हटाया जाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तिवारी ने कहा कि गढ़वा में आदिवासी समुदाय को जबरन धर्मांतरण के लिए बाध्य किया जा रहा है और मना करने पर उनके साथ मारपीट की गई। यह मामला वे 4 अगस्त को विधानसभा में उठाने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग में गहरी गड़बड़ी की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि अधिक बोली लगाने वालों को मनचाही जगह पोस्टिंग मिल रही है। ये बोलीबाजी का खेल भाजपा के शासन में नहीं बल्कि मौजूदा सरकार में हो रहा है। पिता शिबू सोरेन के स्वास्थ्य पर सीएम ने दिया बड़ा अपडेट। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पिता शिबू सोरेन के स्वास्थ्य पर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि पिता शिबू सोरेन का स्वास्थ्य फिलहाल स्थिर बना हुआ है। ब्रेन स्ट्रोक के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, लेकिन चिकित्सकों ने स्थिति संभाल ली है। उनकी तबीयत में धीमा सुधार हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को पिता शिबू सोरेन की तबीयत के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक डॉक्टरों ने इस पर बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात नहीं रखी है कि वह कब तक पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। हालांकि फिलहाल उनके स्वास्थ्य में धीमा सुधार हो रहा है। सभी की कामना है कि वे जल्द स्वस्थ हों। मानसून सत्र कार्यमंत्रणा समिति में पदेन सदस्य बने प्रदीप यादव और राजेश कश्यप। कार्यमंत्रणा समिति में कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और उप नेता राजेश कश्यप को पदेन सदस्य बनाया गया है। कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए जाने पर सदन के अंदर आपत्ति जताई थी। दरअसल कार्यमंत्रणा समिति में पदेन सदस्य नहीं बनाकर प्रदीप यादव को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया था, जिस पर प्रदीप यादव ने व्यवस्था के तहत सवाल उठाया। यादव ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के नेता विधायक दल को पदेन सदस्य बनाना चाहिए, जिस पर स्पीकर ने कहा था कि इसे दिखवा लेते हैं। कार्यमंत्रणा की बैठक में बदलाव करते हुए प्रदीप यादव और राजेश कश्यप को पदेन सदस्य बनाया गया। सदन की कार्यवाही में कार्यमंत्रणा समिति की भूमिका अहम होती है। ये वो समिति होती है जो सदन कार्यवाही के दौरान गतिरोध को दूर करने में अपनी भूमिका निभाती है। इसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसे आप इससे भी समझ सकते हैं कि अगर सदन आहूत होने के बाद कार्य दिवस में बदलाव करना हो या किसी विशेष परिस्थिति में सदन में किसी विषय पर चर्चा करना हो तो इस समिति के सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। एसआईआर के खिलाफ मंत्री इरफान का सियासी बिगुल, वोटर अधिकारों की लड़ाई सड़क से सदन तक। एसआईआर को लेकर झारखंड की राजनीति में उबाल तेज होता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस प्रक्रिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला है और इसे मौलिक अधिकारों पर हमला करार दिया है। उन्होंने सदन में इस विषय पर बहस कराने की मांग की और कहा कि यह मामला राज्यपाल के समक्ष भी उठाया जाएगा। मंत्री इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि एसआईआर के तहत दलित, आदिवासी और मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है। वो बीजेपी के वोटर नहीं माने जाते। उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश है जिसका विरोध पूरे झारखंड में किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया, हम सड़क से लेकर सदन तक और महामहिम राज्यपाल तक जाएंगे। एसआईआर को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार और भाजपा पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाते हुए कहा, आप कौन होते हैं हमारे वोटिंग अधिकार छीनने वाले? यह संविधान और इंसानियत के खिलाफ है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर बिहार में यह साजिश सफल हुई तो आगे बंगाल, झारखंड और यूपी में भी दोहराई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हेमंत सोरेन सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस फैसले के खिलाफ पूरा जन आंदोलन खड़ा होगा। कोडरमा में आरपीएफ की कार्रवाई, 7 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 5,000 रुपए में करते थे तस्करी। कोडरमा आरपीएफ ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को 7 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आरपीएफ प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि गुरुवार को उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में जांच अभियान चलाया गया। कोडरमा और गंझड़ी स्टेशन के बीच ऑपरेशन नारकोस के तहत एक जनरल कोच में 2 व्यक्तियों को संदेहास्पद स्थिति में देखा गया। तलाशी लेने पर उनके पास से 2 बैग में कुल 3 पैकेट गांजा बरामद किए गए। पूछताछ में दोनों ने बताया कि 30 जुलाई को वे भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। वहां उनके गांव के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें गांजा से भरे बैग थमाए और बिहार के भभुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचाने को कहा। इस काम के लिए उन्हें 10,000 रुपए दिए गए थे, जिसमें प्रत्येक को 5,000 रुपए मिलने थे। पलामू में बैंक कर्मी और पूर्व सैनिक के घर चोरी, 8 लाख के जेवर और नकदी ले गए चोर, डॉग स्क्वाड से तलाश जारी। पलामू के शहर थाना क्षेत्र के कांदू मोहल्ला में बैंक कर्मी और पूर्व सैनिक के घर चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया। शुक्रवार को नींद से जागने के बाद परिवार को घटना का पता चला। बैंक कर्मी एकलव्य कुमार के छोटे भाई और डीएवी स्कूल के शिक्षक शाश्वत कुमार ने बताया कि चोर साइड गेट के ग्रिल का ताला तोड़कर घर में घुसे। उन्होंने हाल के गेट में ड्रिल कर अंदर लगे लॉक को खोला। 3 अलमीरा से सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत 8 लाख की संपत्ति चुरा ली गई। चोरों को अलमीरा खोलने पर लॉकर की चाबी मिल गई थी। बैंक कर्मी की मां का कमरा बगल में ही था, लेकिन उन्हें घटना की आहट तक नहीं मिली। आशंका है कि महिलाओं को बेहोश कर दिया गया था। वह काफी देर तक अचेत पड़ी रहीं। शाश्वत ऊपर के कमरे में सो रहे थे और उन्हें भी कुछ पता नहीं चला। बैंक कर्मी के घर से सटे पूर्व सैनिक संजय कुमार के घर में भी चोरी हुई है। चोर ड्रेसिंग टेबल में रखे 3,000 रुपए निकाल ले गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारी डॉग स्क्वाड की मदद से चोरों की तलाश कर रहे हैं। लैंड स्कैम के आरोपी अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल, जेल से आएंगे बाहर। सेना के कब्जे वाली जमीन की फर्जी दस्तावेजों के सहारे खरीद बिक्री से जुड़े लैंड स्कैम के आरोपी अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अमित अग्रवाल को इस मामले में जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद अब अमित अग्रवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जिन जिन मामलों में उन्हें गिरफ्तार किया गया था उन सभी मामलों में उन्हें बेल मिल चुकी है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने
अमित अग्रवाल को अप्रैल महीने में बेल देने से इनकार कर दिया था और इसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अमित को जिस मामले में बेल मिली है वह ईडी के कांड संख्या 18/2022 से जुड़ा है। इस केस में अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़ागाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित रैयत प्रदीप बाक्षी, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तलहा खान, फयाज खान व मोहम्मद सद्दाम आरोपी है। मौत के बाद नवजात को वेंटिलेटर पर रखने पर प्रशासन गंभीर, डीसी ने दिए जांच के आदेश। रांची के अरगोड़ा स्थित निजी अस्पताल में नवजात की मृत्यु के बाद वेंटिलेटर पर रखने के परिजनों के आरोप को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया गया। नवजात को कथित रूप से उसकी मृत्यु के बाद वेंटिलेटर पर रखा गया था। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए डीसी मंजुनाथ भंजत्री ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। उनके आदेश पर एक जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें कार्यपालक दंडाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम शामिल है। यह जांच समिति विभिन्न बिंदुओं पर जांच करेगी। यदि जांच के उपरांत अस्पताल प्रबंधन या संबंधित किसी भी व्यक्ति की लापरवाही या दोष सिद्ध होता है तो उनके विरुद्ध नियम संगत कठोर कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा में उठा पलामू के चियांकी एयरपोर्ट का मुद्दा। पलामू सांसद ने कहा, राज्य सरकार नहीं उठा रही जरूरी कदम। पलामू के लोगों को जल्दी हवाई यात्रा की सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने नियम 377 के तहत लोकसभा में मेदिनीनगर के चियांकी एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया है। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम एयरपोर्ट को लेकर लगातार लोकसभा में आवाज उठाते रहे हैं। गुरुवार को पलामू सांसद ने लोकसभा में कहा था कि उड़ान के लिए एयरपोर्ट की तकनीकी बिडिंग में किसी भी एयरलाइंस कंपनी ने भाग नहीं लिया था। इस दौरान उन्होंने बताया गया था कि एयरपोर्ट की चारदीवारी सुरक्षित नहीं है और राज्य सरकार की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन अब इसके सुरक्षित होने की रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जरूरी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से चियांकी एयरपोर्ट से जल्द उड़ान शुरू करने की मांग की है। पलामू से लोकसभा सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत उड़ान योजना में चियांकी हवाई अड्डा का चयन किया गया है, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण पलामू के लोगों को हवाई सुविधा नहीं मिल पा रही है। ट्रेन से गिरकर रांची के एक युवक की मौत। मूरी रांची रेलखंड के मूरी क्षेत्र में बुधवार देर रात एक दर्दनाक हादसे में एक युवक की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई है। यह घटना लगाम रेल फाटक के पास हुई, जब हटिया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन रात 10:40 पर मूरी आउटर के पास पहुंची। जानकारी के अनुसार ट्रेन में सफर कर रहा एक यात्री दरवाजा खोलकर बाहर का नजारा देख रहा था। इसी दौरान उसका सिर रेलवे ओवरहेड तार के पोल से टकरा गया, जिससे वह ट्रेन से नीचे गिर गया। ट्रेन के मोरी स्टेशन पहुंचने पर अन्य यात्रियों ने इस घटना की सूचना रेलवे पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक यात्री की मृत्यु हो चुकी थी। शव को गुरुवार को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मृतक की पहचान उसके पास मिले पहचान पत्र के आधार पर सत्यप्रकाश कुमार निवासी धुरवा रांची के रूप में की है। हादसे की खबर उसके परिजनों को दे दी गई है। रूपा रानी बनाई गई पूर्वी सिंहभूम की डीएसओ। तुषार राय को कोडरमा और प्रवीण कुमार को गुमला के लिए मिला दायित्व। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड की ओर से 8 जिलों के खेल पदाधिकारी का ट्रांसफर किया गया है। इंटरनेशनल लॉन बॉल प्लेयर और पश्चिम सिंहभूम की जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की को अब पूर्वी सिंहभूम का डीएसओ बनाया गया है। रामगढ़ के डीएसओ मार्कस हेम्ब्रम को पश्चिमी सिंहभूम भेजा गया है। लतेहार से संजीत कुमार को रामगढ़, अविनेश कुमार त्रिपाठी को पूर्वी सिंहभूम से लतेहार, सिमडेगा से प्रवीण कुमार को गुमला, गुमला से मनोज कुमार को सिमडेगा, कोडरमा से कैलाश राम को चतरा और चतरा से तुषार राय को कोडरमा ट्रांसफर किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हिंदू कुष्ठ अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, कुल 65 मरीजों को मिले चिकित्सक। खरकई नदी के जलस्तर में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अंत्योदय ओल्ड एज होम एवं अस्पताल से सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किए गए 27 कुष्ठ प्रभावित मरीजों तथा हिंदू कुष्ठ अस्पताल बर्मा माइंस में रह रहे 38 मरीजों सहित कुल 65 कुष्ठ रोगियों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड में खरकई नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी के मद्देनजर खरकई नदी के किनारे स्थित अंत्योदय ओल्ड एज होम एवं अस्पताल से 27 कुष्ठ रोगियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। इसके साथ ही बर्मा माइंस के हिंद कुष्ठ अस्पताल में रह रहे 38 मरीजों को भी शामिल कर कुल 65 कुष्ठ प्रभावितों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया ताकि उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखा जा सके। शिविर में जिला कुष्ठ परामर्शी डॉक्टर राजीव लोचन महतो की निगरानी में 35 महिला और 30 पुरुष मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई है। इसके साथ ही उन्हें आवश्यक दवाएं, चिकित्सकीय परामर्श एवं व्यक्तिगत देखभाल के सुझाव भी प्रदान किया गया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।